प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है मई 2024 में। मई 2024 में अगला प्रश्न है मई 2024 में। मई 2024 में मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो वो संगठन है बिम्स्टेक। कानूनी व्यक्ति का दर्जा कौन से संगठन ने प्राप्त किया है? बिम्स्टेक, BIMSTEC। कौन सा है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी जून 1997 में। कब हुई थी? जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा? बैंकॉक घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत की गई है। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत की गई है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बैंकॉक घोषणा के द्वारा जून 1997 में की गई थी। जब जून 1997 में घोषणा की गई थी तब इसका नाम था बिस्ट, BIST। तब इसमें 4 देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार शामिल होता है और बनता है ये बिम्स्ट, BIMST। बनता है बिम्स्ट, यानी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और बाद में जब नेपाल और भूटान शामिल हो जाते हैं तो इसका नाम रखा जाता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बहुपक्षीय टेक्निकल, यानी आपको पता है प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक, आर्थिक कॉर्पोरेशन है, संगठन है। ये क्षेत्रीय संगठन है जिसका आपको, जैसा कि आपको पता है, बिम्स्टेक दक्षेश और आसियान के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। दक्षेश और आसियान के बीच बिम्स्टेक क्या काम करता है? सेतु का काम कर सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि दक्षेश है इस समय अपने अच्छे ढंग से नहीं काम कर रहा है। तो दक्षेश के जवाब में जो क्षेत्रीय संगठन अगर उभर सकता है, जो भारत के और भारत के पड़ोसी देशों की महत्वाकांक्षाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, वो संगठन बिम्स्टेक हो सकता है। बिम्स्टेक दक्षेश का स्थान तो नहीं ले सकता है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जरूर सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के न होने की वजह से यहाँ पर प्रतिद्वंदिता का अभाव होगा, यानी आपसी प्रतिद्वंदिता, जो भारत और पाकिस्तान की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता है, जो कि क्षेत्रीय संगठन को एक वैश्विक स्तर पर या फिर एक महत्वपूर्ण संगठन या फिर लाभकारी संगठन बनाने में असफल सिद्ध कर रहे थे दक्षेश को, वो बिम्स्टेक से थोड़ा सा हट जा सकता है। बिम्स्टेक को और भी मजबूत बनाया जा सकता है दक्षेश की बजाय। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय है ढाका में। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है बिम्स्टेक का मुख्यालय। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अब कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त करने से इस संगठन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब यह संगठन अपने पर्यवेक्षक देशों की घोषणा कर सकता है, अपना विस्तार कर सकता है, नए सदस्य देशों को भी शामिल कर सकता है। अर्थात अब इसके विकसित होने की या विकास होने की, अब इसे बढ़ने की संभावना, इसके जो लाभ होंगे, इसके जो लाभ होने वाले हैं वो प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा इसे प्राप्त हो गया। कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा इसे प्राप्त होने से अब यह संगठन अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह संगठन अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत के पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना भोपाल में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? भोपाल में। ये मोती झील के पास की जा रही है, मोती झील के बगल में। भोपाल के मोती झील के बगल में की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आदिवासी संग्रहालय टाइप का होगा। ये इसमें आदिवासियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो रखे जाएंगे, और कोई भी भारत का नागरिक या वैश्विक स्तर का कोई भी व्यक्ति जो अपने जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उस संग्रहालय में जा सकता है, और इस आदिवासियों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संग्रह हैं उन्हें देख सकता है।
आदिवासियों से संबंधित चीजों को अध्ययन कर सकता है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ आज भी संजोए हुए हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? तो भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का नाम है नक्षत्र सभा। क्या नाम है? नक्षत्र सभा। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का नाम है नक्षत्र सभा, जिसका आयोजन 1 से 3 जून के बीच उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। नक्षत्र सभा का आयोजन 1 से 3 जून 2024 के बीच मसूरी में उत्तराखंड में हुआ। आपको पता ही है, उत्तराखंड यूसीसी यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत के संविधान के लागू होने के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। यद्यपि आपको पता होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त हुआ था, और तब भी नियंत्रण से मुक्त होने के बाद भी आज भी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आज भी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद किसी राज्य ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया है, अपने राज्य में लागू किया है, तो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत हुई है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, उत्तराखंड जिसे पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जानते थे, पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जाने जाते थे। इसका था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर को इसका गठन हुआ था, और फिर अपने गठन के बाद से 2005 में इसका नाम कर दिया गया उत्तरांचल। 2005 उत्तरांचल का नाम बदल के कर दिया गया उत्तराखंड। तो उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड में जो 4 महत्वपूर्ण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम के रूप में माने जाते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जहाँ पर हिमनद भी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण हिमनद हैं। गंगोत्री में, यहाँ उत्तराखंड में ही जो 4 नदियां आती हैं, 4 नदियों जो गंगा का बनने का क्रम है, उसे अगर एक कोड के रूप में आप याद रखना चाहे तो रू, दे, वी, पिया, मन, भा, धौ। ठीक है, करु देवी, पियामन भादव। करू देवी, पियामन भादव। बीच में है अलकनंदा। कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा जो पंच प्रयाग हैं। कौन से? पंच प्रयाग में जो 4 महत्वपूर्ण हैं, करु देवी, पिया, मन भादव, करो देवी, पिया, मन भादव, करो देवी, पिया, मन भादव। 4 आप याद रखिएगा, 5वां वहां पे उसी से नाम से है, इसलिए आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जो करु देवी, पिया, मन भादव है, करु देवी, पिया, मन भादव, ये पंच प्रयाग है, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, और इसे डिकोड करने के लिए जो कोड बनाया जा सकता है वो करु देवी, पिया, मन भादव है, जिसमें कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और विष्णु प्रयाग। कौन से है? कर्ण प्रयाग। कौन से क्या है? कर्ण प्रयाग। कौन से क्या है? कर्ण प्रयाग। रू से क्या है? रुद्र प्रयाग। रू से क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ग से क्या है? देव प्रयाग। बी से क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बनता है?
तो हमेशा याद रखिएगा अलकनंदा सबसे मिलती है, अलकनंदा सबसे मिलती है। अलकनंदा से जब पिंडार मिलता है, अलकनंदा से पिंडार, पिंडार नदी मिलती है, अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग। कौन सा बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्णप्रयाग। यानी पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा मिलकर बनाती है कर्णप्रयाग। क्या बनाती है? कर्णप्रयाग। पिंडार प्लस अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? कर्णप्रयाग बनाती है। मंदाकिनी, फिर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर, मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर बनाती हैं रुद्रप्रयाग। क्या बनाती हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बनाती हैं? रुद्रप्रयाग बनाती हैं। फिर भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती हैं देवप्रयाग। क्या बनाती हैं? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं? देवप्रयाग बनाती हैं। जबकि अलकनंदा और धौलागिरी, धौली गंगा मिलकर, अलकनंदा और धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर बनाती हैं विष्णु प्रयाग। क्या बनाती हैं? विष्णु प्रयाग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। कोड अगर याद करना है तो आप याद कोड रखिएगा, करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का जो कोड है वो कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव, पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव कोड याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पंच प्रयाग कौन से हैं। पंच प्रयाग में कर्ण है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, और जो अगला प्रयाग आएगा वो आप याद रखें, जानते होंगे उसी से नाम से, इसलिए उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा की नदी से मिलता है, यानी पिया से हो जाएगा पिंडार नदी, मन से हो जाएगा मंदाकिनी नदी, अलकनंदा से जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, और विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बनता है। ठीक है। फिर भागीरथी और भिलंगना के, भागीरथी और भिलंगना, भागी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना पे टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम का कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। इसकी भी कोड याद रखिएगा, भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी, टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, यानी भाभी टीटी मत कर। भागीरथी और भिलंगना नदी पे कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी पे। भागीरथी और भिलंगना नदी पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। कोड में कोई भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोगों ने इस पंच प्रयाग को देखा। कोड में कोई भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पंच प्रयाग को देखा, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा पूछता है पंच प्रयाग से, कोई भी पूछ लेगा या मैं फॉलोइंग करके पूछ लेगा तो पंच प्रयाग के बारे में आप लोग कोड याद रखेगा, करु देवी पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव, जिसमें कर्ण प्रयाग बनता है पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी से, रुद्र प्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से, देव प्रयाग बनता है भागीरथी अलकनंदा से, और फिर विष्णु प्रयाग बनता है धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से भागीरथी जब भिलंगना से मिलती है तो वहां पे बनता है टिहरी बांध। भागीरथी भिलंगना से जब मिलती है तो वहां क्या बनता है? टिहरी बांध बनता है। टिहरी बांध है। भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, भाभी है कोई, वो टीटी कर रही है तो उसे कह रहा है कोई भाभी टीटी मत कर, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, सिर्फ कोड को कोड के रूप में पढ़िएगा, इसे अपने ऊपर ना लीजिएगा, तो किसी को ये टारगेट करके बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सांसदों के शपथ से संबंधित जो अनुसूची है, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। अनुसूची 1 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से है। अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्ते से है। अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। अनुसूची 5 का संबंध जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाता है अनुसूची 5 में, जबकि अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा
क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 7 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है। अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। अनुसूची 8 का संबंध भाषा से, आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में जब 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 1967 में जोड़ा गया। 21वें संविधान के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। किसे? 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नमक को। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। किसमें? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 3 और भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। इसका कोड है नमक, याद रखिएगा, कोड है नमक। न से है नेपाली, म से है मणिपुरी, क से है कोंकणी। नमक, कोंकणी जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी और नमक जुड़ गया, सिंधी नमक जुड़ गया। और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका कोड है SDMB। SDM बनना है, कोड याद रखिएगा, SDM बनना है। यानी 14 मूल संचियों के 14 मूल भाषाओं के अतिरिक्त जो भाषाएं जोड़ी गई, सिंधी नमक खाना है, SDM बनना है। कोड याद रखिएगा, सिंधी नमक खाना है, SDM बनना है। यानी सिंधी नमक खाइए, SDM बनिए। सिंधी नमक खा के SDM बन जाइए। यानी 14वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो सिंधी नमक खाएंगी, SDM बनेंगी। जो सिंधी नमक खाएंगी, SDM बनेंगी। SDM का फुल फॉर्म क्या होगा? S से है संथाली, D से है डोंगरी, M से है मैथिली, M से है मैथिली और फिर B से है बोडो। B से क्या है? बोडो। B से क्या है? बोडो है। B से क्या है? बोडो है। ठीक है दोस्तों, तो सिंधी नमक खाना है, सिंधी नमक खाना है और SDM बनना है। तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर SDM संथाली, मैथिली, बोंडो और डोंगरी। SDM बनना है मैथिली, मैथिली और डोंगरी। ठीक है, मैथिली, बोंडो और डोंगरी। मैथिली, बोंडो और डोंगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई, ये भाषाएं जोड़ी गई, ये भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8वीं सूची हो गया। फिर 9वीं सूची का संबंध जो 1951 में जोड़ा गया था वो भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का संबंध जो 1985 में जोड़ा गया था दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वो पंचायतों से है, जिसे जोड़ा गया था 1992 में। फिर 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पंचायतों से है, जिसे 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 91वें 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।